आदरणीय मंच, माननीय निर्णायकगण तथा उपस्थित विद्वजन, आज मैं जिस विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ वह विचार सिर्फ शिक्षा प्रणाली का विचार नहीं, बल्कि वह विचार है आयुर्वेदा की भारतीय परंपरा का। वर्ष 2014 में भारतीय सरकार द्वारा स्वतंत्र आयुष मंत्रालय की स्थापना केवल एक प्रशासनिक निर्णय नहीं था, बल्कि वह निर्णय था भारत की परंपरा को पुनरुद्धार करने का। वर्ष 2020 आयुर्वेद शिक्षा में क्रांतिकारी मोड़ सिद्ध हुआ। वर्ष पूर्व में CCIM द्वारा आयुर्वेद शिक्षा का संचालन किया जाता था, वहीं वर्ष 2020 के बाद NCISM के गठन ने आयुर्वेद शिक्षा में एक नई चेतना फूकी। NCISM ने अधिक महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए टीचिंग, नॉन टीचिंग आवर्स, अर्ली क्लिनिकल एक्सपोजर और इलेक्टिव सब्जेक्ट्स आदि सिलेबस में जोड़े। टीचिंग आवर्स के माध्यम से विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण, गहन और व्यवस्थित शिक्षा प्रदान कराई जा रही है। वहीं नॉन टीचिंग आवर्स के माध्यम से सेमिनार, वेबिनार, PPT प्रेजेंटेशन, गेस्ट लेक्चर आदि कार्यक्रम करके यह साबित होता है कि आयुर्वेद अब सिर्फ रटने का नहीं, बल्कि प्रैक्टिकल ज्ञान को अधिक महत्व देता है। अर्ली क्लिनिकल एक्सपोजर के माध्यम से विद्यार्थियों को पूर्व वर्षों से ही रोगियों के साथ जोड़ा जाता है, ताकि वे आयुर्वेद सिद्धांतों को अपने व्यवहार में उतार सके। वहीं इलेक्टिव कोर्सेज में विद्यार्थी अपने रुचि के अनुसार विषय चुनकर उसमें अच्छा प्रस्तुत कर सकता है। हाल ही में नई दिल्ली भारत मंडपम में आयोजित AI समिट यह दर्शाता है कि आयुर्वेद अब आधुनिक तकनीकों के साथ आगे बढ़ रहा है। गुजरात के जामनगर में WHO द्वारा स्थापित ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन हो या फिर नेपाल, मलेशिया, स्विट्जरलैंड जैसे 100 से अधिक देशों में आयुर्वेद को मान्यता दिलाना यह दिखाता है कि भारत सरकार आयुर्वेद के प्रति कितनी प्रतिबद्ध है। अब प्रश्न यह है कि अगले 10 वर्षों में हमारी क्या दशा होनी चाहिए। इससे मेरा स्पष्ट कहना है कि अगले 10 वर्ष आयुर्वेद के स्वर्णिम दशक होंगे। जैसा कि वर्तमान समय में देखा जाता है, स्नातक के बाद छात्र अन्य चिकित्सा पद्धति में जाकर प्रैक्टिस करते हैं, वहीं स्नातकोत्तर के बाद अधिकतर शिक्षण तक सीमित रह जाते हैं। इसको महत्वपूर्ण समझते हुए हमें विद्यार्थियों को संसाधन प्रोवाइड कराना होगा, जिससे कि वो आयुर्वेद चिकित्सा को अपनाएं और उसका प्रचार प्रसार करें। वहीं हर चिकित्सा पद्धति का एक अपना श्रेष्ठ महत्व होता है। उसी महत्व को समझते हुए हमें आयुर्वेद के इंटर्न्स को समान वेतन, समान सम्मानित भी देना चाहिए। वहीं हमें आयुर्वेद को एविडेंस बेस्ड बनाना होगा। वर्चुअल लैब, डिजिटल नॉलेज के माध्यम को और तेजी से बढ़ाते हुए हमें IIT जैसे संस्थानों के साथ मिलकर आधुनिक डायग्नोस्टिक टूल जैसे आधुनिक नाड़ी यंत्र आदि का निर्माण भी करना चाहिए। पंचकर्मा की प्रत्येक कर्म के लिए हमें एक निर्धारित SOP का निर्माण भी करना चाहिए, जिससे अध्ययनरत विद्यार्थी उस SOP के माध्यम से एक सभी को सशक्त और सूक्ष्म चिकित्सा प्रोवाइड करा सके। वहीं बात करते हैं कि आयुर्वेद चिकित्सालयों में एक AI आधारित हिस्ट्री टेकिंग सिस्टम का भी निर्माण होना चाहिए, जिससे विद्यार्थी अध्ययन के समय से रोगी की सम्यक परीक्षा करे और सम्यक परीक्षा करने के बाद ही उस रोगी को, चिकित्सक को उसके रोग का पता लगे और उसकी चिकित्सा में बेहतर से बेहतर प्रयास कर सके। और अपनी चिकित्सा में पंचकर्म आदि को जोड़ने के लिए सबसे महत्वपूर्ण विषय SOP का है। अगर सभी विद्यार्थियों को SOP का अधिक ज्ञान होगा तो चिकित्सा उतनी ही अच्छी और उतनी ही बेहतर होगी। हमें जैसा कि एक मजबूत नींव किसी भवन को स्थिर बनाती है, उसी प्रकार हमारी आयुर्वेदा की नींव जैसे हमारे छात्र विद्यार्थी, हमें अपने विद्यार्थियों को सशक्त बनाना होगा, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देना होगा, ताकि वो अपने तन मन धन से आयुर्वेद को अपनाएं और आयुर्वेद चिकित्सा का प्रचार प्रसार करें। अंत में मैं अपने भाषण को विराम देते हुए यही कहना चाहूंगा कि आज ये समय है कि हम सभी को एक होकर आयुर्वेद को अपनाते हुए उसे सशक्त बनाएं, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी सशक्त, आत्मनिर्भर और प्रभावी चिकित्सक बनकर अपने देश और विदेशों में सेवा प्रदान कर सके। यही है स्वस्थ भारत और समर्थ भारत का कल्पना। धन्यवाद। जय हिंद, जय आयुर्वेद।